नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ही मनपसंद कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जिसमें हम बातें करते हैं प्राथमिक क्षेत्रों के विविध व्यवसायों से जुड़े तमाम जानकारियों की। तो कार्यक्रम की आज की कड़ी में भी कुछ ऐसी ही कोशिश करेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे क्या है नवीनतम तकनीकों से जुड़ी जानकारियां। लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले डालेंगे नजर खबरें खेती की पर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपके साथ रजनी राय। आप देख रहे हैं खबरें खेती की। तो आइए नजर डालते हैं आज के कृषि मुख्य समाचारों पे। हॉर्टिकल्चर के विकास के लिए फलदार वृक्षों के रोपण को बढ़ाने की योजना, बरसात में पशुओं को अढ़ैया रोग से बचाएं, और किसानों के लिए बेहद उपयोगी रोटावेटर मशीन। कृषि सचिव डॉक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि राज्य के हॉर्टिकल्चर को विकसित करने के लिए बरसात के मौसम पूरे राज्य में फलदार वृक्ष लगाने का अभियान चलाया जा रहा है। किसानों को फलदार वृक्ष लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा योजनाओं का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिससे सीधे किसानों को लाभ मिले। आज पटना के कृषि भवन में भी कृषि सचिव डॉक्टर संजय अग्रवाल ने वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर कृषि विभाग के सभी पदाधिकारी उपस्थित हुए और लोगों से फलदार वृक्ष लगाने की अपील की। पूरे बिहार में फलदार वृक्ष लगाने का ये अभियान चलाया जाएगा और अभी इस सीज़न में अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित भी किया जाएगा, क्योंकि फलदार वृक्ष लगाने की कई स्कीम राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। बिहार में हॉर्टिकल्चर को विकसित करने के लिए और हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही ग्रीन कवर को बढ़ावा देने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम लोग सभी इस फलदार वृक्ष की तरफ आगे बढ़े। तो पशुपालक भाई बहनों, बरसात में या बदलते मौसम में अपने पशुओं की करें विशेष देखभाल। तापमान के उतार चढ़ाव के कारण पशुओं में अढ़ैया बुखार होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क कर अपने पशुओं का इलाज करें। इन विषय पर विशेष जानकारी दे रहे हैं बिहार पशु विज्ञान महाविद्यालय के सह प्राध्यापक डॉक्टर सरोज कुमार। इस अढ़ैया रोग में पशु को बुखार हो जाता है और काफ़ी पशु जो है खाना पीना छोड़ देती है, नाक से पानी बहता है, छींक आता है और सर्दी खांसी के लक्षण जो है वो लगभग 2.5 दिन तक बने रहते हैं। इसलिए इस बीमारी को अढ़ैया रोग कहा जाता है। किसान भाई बहनों, आप खेती के साथ साथ राज्य में बकरी पालन करना चाहते हैं तो नस्लों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। बिहार राज्य में ब्लैक बंगाल और बारबरी बकरियों के नस्ल पालने से अच्छा मुनाफा मिलेगा। बकरियां भारतीय घरेलू बाजार में मांस का मुख्य और लोकप्रिय स्रोत है, इसलिए बाजार में सालों भर इसकी मांग बनी रहती है। मत्स्य पालक भाई बहन, अगर आपको मछली पालन से अच्छा उत्पादन लेना है तो नर्सरी मैनेजमेंट पर भी ध्यान देना होगा। जब आप हैचरी से स्पॉन लाते हैं तो सीधे आप तालाबों में नहीं डालें। स्पॉन को नर्सरी तालाबों में रखें, क्योंकि अगले वर्ष जब आप अपने तालाबों में मछलियों को डालेंगे तो स्टॉक में कमी नहीं होगी। इससे आप सुरक्षित स्थिति में होंगे और नुकसान की संभावना नहीं रहेगी। सफलता की इस महत्वपूर्ण कड़ी में आज हमसे जुड़ रहे हैं ग्राम नारायणपुर जिला वैशाली के प्रगतिशील किसान रंजीत कुशवाहा। ये 2 सालों से बैगन की खेती कर लागत मूल्य से दुगना मुनाफा कमा रहे हैं। इनका कहना है कि 6 कट्ठा में लगभग 20,000 की लागत लगती है और फसलों की तुड़ाई में 4 महीने तक सालों के ऊपर की आमदनी हो जाती है। आइए उनसे ही जानते हैं उनकी सफलता की कहानी। मैं 2 साल से बैगन का खेती कर रहा हूँ। तो पिछले साल किया तो उसमें हमें बहुत मुनाफा दिखाई दिया और लागत 6 कट्ठा में लगभग 20,000 होता है। बैगन निकलता है वह लगभग
4 महीने चलता है कंटिन्यू। 4 महीने के बाद मुनाफा हम लोग को वही 6 कट्ठा में 1 लाख से 1,25,000 तक का हो जाता है। किसान भाई बहनों, रोटावेटर ट्रैक्टर के साथ कार्य करने वाली एक मशीन है जिसका उपयोग मुख्य रूप से खेतों में बीज की बुआई के समय किया जाता है। रोटावेटर मक्का, गेहूं, गन्ना आदि के अवशेषों को हटाने अथवा मिट्टी में अवशेषों का मिश्रण करने के लिए उपयुक्त माना जाता है। रोटावेटर के उपयोग से मिट्टी के स्वास्थ्य में भी सुधार आता है। इसके अलावा धन लागत, समय, ऊर्जा की भी बचत होती है। अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, जहां बारी है इस भेंट वार्ता की। मॉनसून के मौसम में जहां एक तरफ धरती की प्यास बुझती है, हरियाली बढ़ती है, वहीं दूसरी तरफ कीट मकोड़े भी बढ़ जाते हैं और ऐसे में कई बार बीमारियों का खतरा होता है। तो आइए जानते हैं अपने विशेषज्ञ से कि मॉनसून के मौसम में कैसे करें भेड़ बकरियों का प्रबंधन। नमस्कार, मैं प्रियंका आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे मानसून में भेड़ बकरियों के प्रबंधन के बारे में, उनके रख रखाव जैसी बहुत सारी जानकारियों के बारे में। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रविकांत निराला। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपसे अपने किसान भाइयों के लिए सवाल ये करना चाहेंगे कि अभी मानसून का मौसम है, गर्मी आ रही है, लगातार कभी बारिश हो जा रही है। सर, सबसे पहले तो हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि भेड़ बकरियों का महत्व क्या है और हमारे जीवन में इन जानवरों का योगदान क्या है। तो भेड़ बकरियों का रोल समाज में बहुत तरह के है। आजकल तो बकरियों का दूध का तो इतना ज़्यादा महत्व हो गया है कि बकरियों को दूध को तो कहते हैं कि ह्यूमन मिल्क के बराबर है, होमोजेनाइज्ड मिल्क है। क्योंकि बकरियां वर्टिकल ग्रेजिंग करती है, घास भी खाती है, श्रब्स भी खाती है, ट्रीज का भी लीव्स खाती है, स्टेम्स खा लेती है। तो कई तरह के मिनरल्स इंग्रेडिएंट उसके बॉडी में आ जाते हैं। तो उसके मिल्क में भी आते हैं और मीट में भी आते हैं। तो मिल्क तो उसका सबसे प्रचुर अमाउंट्स में डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स रखता है, खास करके मिनरल्स। तो डेंगू में तो देख रहे हैं कि मिल्क का इतना ज़्यादा डिमांड है। डिमांड कहने का मतलब है कि उसमें प्रचुर अमाउंट्स में डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, वाइटमिन्स में सबसे ज़्यादा मिनरल्स है, जो कई तरह के डिजीज से रोकता है, प्रिवेंट करता है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो ह्यूमन के लिए भेड़ बकरियों का योगदान मिल्क से, मीट से, उल से, कई तरह के प्रोडक्ट्स से है और वो सोसाइटी में, कल्चर में एक इंटीमेटली एक मेंबर्स के तरह रहता है और उससे एक एस्थेटिक ब्यूटी भी है और एक दूसरे से इमोशनल और सेंटिमेंटल अटैचमेंट है। इसलिए भेड़ बकरियों का समाज में बहुत बड़ा योगदान है।
सर, आपने यहाँ पे बकरी और भेड़ के दूध को लेकर बहुत ही अहम जानकारी दी है। हमें उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक हैं, किसान भाई हैं, इससे बहुत कुछ लाभ लेंगे। सर, अगला सवाल हम आपसे ये करना चाहते हैं कि मानसून का समय है और इस समय में जो है भेड़ बकरियों के रख रखाव में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, उनको बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसा सुझाव आप हमारे किसान भाइयों को दो जिससे कि उन्हें इन परेशानियों से निजात मिले। मैंने पहले भी बताया कि समाज में एक इंटीमेटली और सेंटिमेंटली दोनों आदमियों से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसका रख रखाव ज़रूरी है, क्योंकि जब वो हेल्दी होगी तो हम लोग भी हेल्दी होंगे। और रख रखाव में उस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है जब इन्वायरमेंटल और क्लाइमेटिक एक्सट्रीमिटी ज़्यादा हो, चाहे वो हीट वेव के रूप में हो या बारिश में, फ्लड्स में, और डिफरेंट टाइप्स के वेजिटेशंस की स्कार्सिटी हो जाती है, या ठंडक में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो। तो जहाँ तक गर्मियों बरसात में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बारिश में पानी से फसल डूब जाता है, फॉडर डूब जाता है, खेत में फसल नहीं होता है, तो इस स्थिति में स्पेशल केयर की आवश्यकता होती है। दूसरी जो सबसे ज़्यादा मुश्किलात होती है कि हम जानते हैं कि स्मॉल एनिमल्स और स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, जिसको हम लोग पैथोजेंस कहते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और प्रोटोजोआ या इंसेक्ट्स, इसका ग्रोथ बरसात में हॉट ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसके लिए सबसे बढ़िया सीजन है, एक रिजर्वायर के रूप में काम करता है। तो इसमें इसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इससे रख रखाव की आवश्यकता होती है। तो हम लोग जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम करते हैं या बहुत सा जो पैथोजेंस के अगेंस्ट में हम लोग जो दवा देते हैं, वो गर्मी और बरसात में ज़्यादा देते हैं। और बरसात में क्या करते हैं, भेड़ में चूँकि हेयर्स का ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है, जिसको हम ऊल के रूप में बोलते हैं या फाइबर्स के रूप में बोलते हैं, और गोट में तो उसमें मोहेर या पाशमीना बोलते हैं। तो ज़्यादा बढ़ जाने के कारण क्या होता है कि चिपक जाता है, उसमें टिक्स, माइट्स और डिफरेंट टाइप्स के जो इंसेक्ट्स हैं उससे चिपक करके उससे खून चूसते हैं। तो हम लोग उसके बरसात आने के बाद पहले ही उसको हम लोग एक कटिंग करते हैं, या कहीं कहीं तो उसके बाद में भी कटिंग करते हैं, ताकि उससे अटैच नहीं हो पैथोजेंस और उसमें हार्म नहीं करे। और दूसरा चीज़ क्या है कि हेयर्स और जो फाइबर्स है, फाइबर्स का ग्रोथ होने के कारण जेनेटेलिया में भी प्रॉब्लम्स हो जाता है, कभी कभी आइज़ में भी ऊल का इतना हो जाता है कि ऊल ब्लाइंडनेस होता है। तो हम लोग आइंग उसको बोलते हैं, और जो जेनेटेलिया में जो हेयर काटते हैं बाहर का, उसको रिंगिंग बोलते हैं। तो ये सब हम ध्यान रखते हैं कि उसको रिमूव करेंगे। पैथोजेंस के लिए हम पहले ही से वैक्सीनेशन शेड्यूल प्रोग्राम करेंगे, या फिर एंटीबायोटिक या एंटी प्रोटोजोवल, जो भी इन्फेस्टेशन जहाँ पर प्रिवेलेंट है उसको देंगे। दाना का बढ़ा देंगे अमाउंट, ताकि उसमें न्यूट्रिएंट्स का प्रॉब्लम नहीं हो, चूँकि खेत में फसल नहीं रहता है, घास की कमी हो जाती है, फ्लड में से डूब जाता है। और दूसरी बात कि हम उसको घर में रखेंगे, ऊंचा स्थल पर रखेंगे, पेवमेंट्स दे करके रखेंगे, थोड़ा कंक्रीट रहेगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ताकि उसमें जो कीचड़ से बहुत सा अटैच्ड पैथोजेंस हैं उसे इन्फेस्टेशन कम हो, साफ़ सफाई पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो इस तरह से कई चीज़ों से मैनेज करेंगे। और जब यंग स्टेज में है या प्रेग्नेंट में है तो उसको खास करके ध्यान देंगे। जानते हैं कि बकरियां का और भेड़ का प्रेगनेंसी 5 महीना 150 दिन का होता है, तो उस दौरान हम लोग को अंतिम में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होगा। बच्चे हैं जिसमें ट्रिपलेट्स है, खास करके ब्लैक बंगाल वगैरह में, तो उसमें बच्चे में कैजुअलिटी मोटिलिटी ज़्यादा होती है, तो इसलिए बच्चों को ध्यान देंगे। तो इस तरह से छोटे छोटे मैनेजमेंट करके हम इसका रख रखाव से इसके लाइफ को बढ़ा सकते हैं, मोटिलिटी कम कर सकते हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। और जो दूध देने वाले, खास करके जमुनापारी, बीटल, सानेन, ये सब दूध देने वाले हैं, तो उसको दूध के समय, लैक्टेटिंग के समय ज़्यादा स्पेशल केयर की आवश्यकता है। तो इस तरह से, और मटन के लिए जो सबसे बढ़िया जानवर है वो भेड़ में या फिर बकरी में देखेंगे तो ब्लैक बंगाल है, तो उसमें हम स्पेशल केयर देते हैं। डॉक्टर साहब, आप आए, अपना कीमती समय लेकर और हमारे दर्शकों को इतनी अहम जानकारी दी भेड़ बकरियों को लेकर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारियों का सिलसिला अभी थमा नहीं है, बारी है एक और साक्षात्कार की, जिसमें हम अपने विशेषज्ञ से जानने का प्रयास करेंगे टमाटर, बैंगन और मिर्च की रोपनी और इसके प्रबंधन के बारे में। किसान बंधुओं नमस्कार। हमारे लिए, आम जनों के लिए, जहां टमाटर, बैंगन और मिर्च एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जी है, वहीं अगर किसानों की बात करें तो एक बहुत ही ज़्यादा आमदनी देने वाला फसल है। अच्छी आमदनी प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है कि उत्पादन अच्छा हो, और अच्छा उत्पादन तभी होगा जब आप
इन पौधों को, इन फसल के पौधों को समय पर रोपनी कर दें, सिंचाई उर्वरक का बेहतर ढंग से प्रबंधन करें। साथ ही इन फसलों पर कुछ झुलसा रोग या कुछ कीट लग जाते हैं, इनका बेहतर ढंग से प्रबंधन या नियंत्रण किया जाए। तो किसान बंधुओं, इन तमाम जो मैं बात कर रहा हूँ, इन बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। इन पर जो सवाल आपके हैं वो मैं अपने विशेषज्ञ से पूछूंगा। तो आज के चर्चा का जो हमारा विषय है वो है टमाटर, बैगन और मिर्च के पौधे की रोपनी एवं इसका प्रबंधन। इस विषय से जुड़े सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र झंझारपुर मधुबनी के प्रभारी तथा वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर सुधीर दास। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस सवाल के साथ चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं सर कि चूँकि आज का समय वो है जब आप बाज़ार में बहुत जल्दी चीज़ों को, अपने सामान को ले जाते हैं, तभी आपको अच्छी आमदनी मिलती है। उस लिहाज से हमारे किसानों को कब इन तीनों फसलों की रोपनी कर देनी चाहिए, और जब वो रोपनी कर रहे होंगे उस वक्त मिट्टी की स्थिति कैसी होनी चाहिए? किसान भाई नमस्कार। किसान भाई अभी बरसात में खास करके और बरसाती सब्जी की खेती करते हैं हमारे किसान भाई। उसमें कुछ सब्जी है जो हमारे किसानों के लिए काफ़ी ही फ़ायदेमंद है। जैसे कि आप देख रहे हैं टमाटर की खेती, आप देखते होंगे कि मार्केट में टमाटर का क्या मूल्य है, और हमेशा टमाटर देखते हैं कि सालों भर जो है टमाटर की अच्छी फसल होती है और उसका इनकम भी काफ़ी होता है। बैगन उसी तरह, बैगन का भी खेती हमारे किसान भाई करके अच्छी आमदनी लेते हैं। मिर्च का भी सालों भर इसका डिमांड होता है, और ख़ास करके इस समय बरसात के समय उसका कुछ उचित प्रबंधन करके अच्छी इनकम ले सकते हैं किसान भाई। जैसे टमाटर की खेती हमारे किसान भाई अगर करते हैं तो उसमें कुछ मुख्य बातें हैं, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे वो टमाटर की खेती करते हैं तो किसान भाई, अभी रोपनी का समय है, हमारे किसान भाई जो भी टमाटर का प्रभेद का सिलेक्शन करके वो बिचरा गिरा दिए होंगे, नर्सरी तैयार कर लिए होंगे। नर्सरी तैयार करने के बाद हमारे किसान भाई खेत का प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। प्रबंधन किसान भाई इस तरह से करें कि वो बरसात का समय है, उसका जल निकास भी अच्छी तरह से हो जाए। तो आप जब खेत की तैयारी करते हैं किसान भाई, तो पहली जो खेत की तैयारी करते हैं, पहला जुताई जब करते हैं तो कंपोस्ट 150 से 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप डालें। और अंतिम जुताई जब करते हैं किसान भाई तो उसमें नेत्रजन, फास्फोरस और पोटाश डालें। नेत्रजन की आदि यानी कि 120 केजी नेत्रजन, 80 केजी फास्फोरस और 80 केजी पोटाश की ज़रूरत होती है प्रति हेक्टेयर। तो 120 केजी नेत्रजन का आधी मात्रा यानी 60 केजी नेत्रजन और 80 केजी फास्फोरस और 80 केजी पोटाश की को अंतिम जुताई के समय खेत में बराबर मात्रा में डाल के आप जुताई कर दें। जुताई करने के बाद किसान भाई आप उसका लेआउट तैयार कर लें, चैनल बना लें कि सिंचाई करनी होगी, हल्की सिंचाई किस तरह, अगर सिंचाई की ज़रूरत होगी तो किस तरह से सिंचाई करें, कहाँ पर आपका जो बोरवेल है उसके हिसाब से आप करें, और जल की निकास भी अच्छी तरह से बरसात के समय उस तरह भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और जब टमाटर की खेती करते हैं तो दो तरह का होता है, निश्चित भरमार वाली और अनिश्चित भरमार वाली। तो निश्चित भरमार वाली अगर टमाटर का आप रोपनी करने जा रहे हैं किसान भाई, तो 60 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रखें आप, और 45 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रख के आप पौधे को लगा दें। उसी तरह अनिश्चित भरमार वाली के लिए 60 सेंटीमीटर कतार से कतार और 50 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रख के आप रोपनी करें किसान भाई। तो इस तरह से आप टमाटर की रोपनी कर दो। उसी तरह बैगन की जब आप खेती करते हैं तो बैगन में भी आप 120 केजी नेत्रजन, 80 केजी पोटास, 80 केजी फास्फोरस की जो ज़रूरत होती है। और खेत की तैयारी कंपोस्ट जो 150 से 200 कुंटल बैगन में भी आपको ज़रूरत होती है। तो अगर कंपोस्ट का मात्रा भरपूर देते हैं तो आपका फसल बढ़िया होगा और फल का आकार भी सही निकलेगा। तो खेत की जब पहली जुताई करते हैं तो उस समय 120 केजी का आधी मात्रा 60 केजी और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा अंतिम समय देके उसका जुताई कर दें। और जब बराबर मात्रा में जुताई करके आप लेआउट तैयार करें। लेआउट में किसान भाई पौधे से पौधे की दूरी आप 45 से 50 सेंटीमीटर और कतार से कतार 75 सेंटीमीटर रखें। और 75 सेंटीमीटर कतार से कतार और पौधे की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर की दूरी रख के आप पौधे की रोपनी कर दें। जब मिर्च की खेती करते हैं किसान भाई तो मिर्च में 100 केजी नेत्रजन, 50 केजी 60 केजी फास्फोरस और 60 केजी
पोटास की ज़रूरत होती है। तो उसी तरह अंतिम जुताई के समय किसान भाई पहली जुताई में कंपोस्ट के व्यवहार करें और अंतिम जुताई में अधिक मात्रा नाइट्रोजन और पूरी मात्रा फास्फोरस पोटास का खेत में बराबर दे के लेआउट तैयार कर लें और अंतिम जुताई करके लेआउट तैयार और उसी में किसान भाई आप 50 सेंटीमीटर कतार से कतार और 45 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रख के आप रोपनी कर दें। इस तरह से आप टमाटर, बैगन और मिर्च की रोपनी आप बरसात के समय में कर लें। सर, आपने इस तीनों फसलों से जुड़े हुए बहुत सारी जानकारी आपने दे दी। आगे जो सवाल बन रहा है सर, वो ये कि इन तीनों फसलों में सर पत्तियों में छेद हो जाना या सूख जाना का आम बात है। इसका किसान हमारा अगर ऐसी स्थिति आती है तो उसका किस तरह नियंत्रण कर सकते हैं? और दूसरी बात ये, कई आपको नए किसान भी आपको देख रहे होंगे, तो जो उर्वरक जो आधी बच गई है, तो जब आधा उर्वरक डालने की प्रक्रिया क्या है? क्या उसको छिड़काव करते हैं या उसके जड़ के आसपास देते हैं? इसके बारे में हमारे किसानों को का मार्गदर्शन करें। किसान भाई जब आप रोपनी कर लेते हैं तो उसके बाद जो है आप जो आधी मात्रा नाइट्रोजन की रखे हैं, तो जब पौधे आपका रोपनी कर लेते हैं तो उसके लगभग 25 से 30 दिन के बाद निकाई गुड़ाई, फर्स्ट निकाई गुड़ाई करते हैं। तो उस समय भी उपरिवेशन जो आधी मात्रा का आधी यानी 1/4 जो नाइट्रोजन बचा है उसका 1/4 यानी कि आधी मात्रा जो रखे हैं उसकी आधी यानी 1/4 मात्रा जो है आप समय निकाई गुड़ाई के समय खेत में पौधे के चारों तरफ 25 यानी कि 5 सेंटीमीटर के दूरी पर, जड़ से 5 सेंटीमीटर के दूरी पर रख के चारों तरफ भुरकाव कर दें और जब निकाई गुड़ाई करते हैं तो उसमें मिट्टी में मिला दें। तो इससे आप पौधे जो सब्जी की खेती होती है, सब्जी के पौधे होते हैं वो सेलो रूटेड होते हैं और सभी पौधे इसको जड़ से पोषक तत्व ले लेते हैं। तो इस तरह से निकाई गुड़ाई करें। निकाई गुड़ाई करने से क्या होगा, खेत में जो रोपनी के समय मिट्टी बैठ जाता है तो वो मिट्टी भी हल्की हो जाती है। निकाई गुड़ाई करने से खरपतवार जो है वो भी ख़त्म हो जाता है, उसको भी निकाल देते हैं और मिट्टी हल्की जो हो जाती है तो पौधे को एरेशन होता है और उससे क्या होता है, पौधे का विकास अधिक होता है और अधिक से अधिक पोषक तत्व लेते हैं तो अच्छी विकास होता है, उसमें ब्रांचिंग अधिक होता है, तो उससे जो उत्पादन पर भी इसका असर होता है। तो इस तरह से किसान भाई जो रेस्ट बचा हुआ उसका प्रयोग करें नाइट्रोजन का। और कीट व्याधि का जहाँ तक बात है किसान भाई, कीट व्याधि जो बैगन है, टमाटर है, मिर्च इसमें भी लगता है। तो बैगन टमाटर में आप देखते होंगे सूट एंड फ्रूट बोरर का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, हमारे किसान भाई परेशान हो जाते हैं। तो जब भी आप देखते होंगे कि पहली फल देने के पहले सूट बोरर का अटैक होता है, आप देखे होंगे कि टॉप पोर्शन में वो जो है छेद कर देते हैं और पौधे सूख जाए, ऊपरी पोर्शन से सूखना शुरू हो जाता है। जब वही पौधा जब बड़ा हो जाए, फल देने लगता है, तब वही बोरर क्या करता है, फल में चला जाता है, फल में छेद करके अंदर घुस जाता है और पूरे फल को बर्बाद कर देता है। तो हमारे किसान के लिए काफ़ी नुकसान होता है और जो जिस मकसद से वो खेती करते हैं उसमें उसको मुनाफा नहीं मिल पाता है या हानि हो जाता है। तो आप किसान भाई खेत की सफाई रखें, उससे कम कीट का प्रकोप होगा। जल निकास का भी बढ़िया प्रबंधन करें और इसके अलावे अगर कीट का प्रकोप होता है तो बराबर मात्रा में खेत का देखरेख करें। तो उसके लिए किसान भाई इंडोस्कार्प करके 14.5 SC करके आता है दवाई, उसका 1/2 ml प्रति लीटर का घोल बना के आप छिड़काव 10 से 15 दिन के अंतराल पर अगर आप करेंगे तो इससे निजात हो जाएगा। इसके अलावे किसान भाई देखे होंगे कि एफिड, थ्रिप्स, वाइट फ्लाई का भी प्रकोप होता है और पौधे कभी कभी सूख जाता है। देखते होंगे लीफ कर्ल भी होता है। तो वैसे जो वायरल डिजीज भी होता है, तो वायरल जैसे ही आप खेत का निगरानी करेंगे, वायरल डिजीज जैसे ही दिखाई देगा तो वैसे पौधे को इमीडिएट वहाँ से उसको हटा दें, मिट्टी के नीचे दबा दें या जला दें। तो इससे आपका खेत साफ़ सुथरा रहेगा और उसका जो प्रकोप जो बाहर होता है दूसरे पौधे पर वो भी नहीं हो पाएगा। सर, आप ही का शब्द जो कहा कि आपने हर बिंदु पर सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आप कार्यक्रम में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
कुछ ऐसी ही और भी जानकारियां कुछ नए विषय और नए विशेषज्ञ के साथ होंगे आपसे रूबरू कार्यक्रम की अगली कड़ी में। तब तक इन जानकारियों का पूरा लाभ लीजिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।